नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे CUET बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो CUET बीएड का पेपर कोड है PGQP 01, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। यह पेपर 2022 में हुआ था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर टेस्ट डेट दिया हुआ है 7 सितंबर 2022, यानी देख सकते हैं कि जो आपका पेपर होगा इसी तरीके से होगा। एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, जो आपका परीक्षा रोल नंबर होगा। PGQP 01 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्नों की टोटल संख्या होती है वह 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 भाग में विभाजित रहता है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, वह भाषा से होता है, यानी लैंग्वेज से। उसमें आपको चयन करना होता है कि हिंदी भाषा का चयन करें या इंग्लिश भाषा का चयन करें, तो उसी से आप पार्ट ए के प्रश्न को हल कर सकते हैं। पार्ट बी में आपके 75 यानी 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट ए यानी 25 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा के प्रश्न होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि महत्वपूर्ण क्लास, महत्वपूर्ण अपडेट उन्हें मिल सके। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट CUET बीएड, BHU बीएड 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वह हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 94 50 34 13 08 पे कॉल मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को देखकर हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स फी है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वह 999 रुपये हैं, जिसमें आपको जो सुविधाएं मिलेगी, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, CUET NTA पैटर्न बेस्ड जो है क्लासेस मिलेगा, टॉपिक वाइज PDF भी मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस और डाउट सेशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है हल कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे जो है अब हल करेंगे जो है प्रश्नों को। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न होंगे, 5 प्रश्नों तक के जो प्रश्न हैं, वह अनसीन पैसेज होंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार आपका पैसेज दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो अनसीन पैसेज दिया होगा, जो पैसेज दिया होगा, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप 5 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ हल करते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो यह प्रश्न पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी भाषा से, व्याकरण से प्रश्न आएगा, उससे संबंधित यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किसका संबंध माखौल उड़ाने से है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ विकल्प दिया है गुणगान करना, स्वावलंबी बनना, उपहास करना या प्रयास करना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस जो है पैसेज को भी पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यह सामान्य सा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते ही इसका आप जवाब दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, उपहास करना, मखौल उड़ाना यानी उपहास करना, मजाक उड़ाना, यह इसका सही उत्तर होगा C यानी तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में भी इसी तरीके से पाठ्यांश दिया हुआ है, जिसका प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि माता पिता का कन्याओं के प्रति कर्तव्य है कि, यानी कि के आगे जो है आप इन जो है देख सकते हैं विकल्प में कौन सा सही विकल्प होगा, A, B, C और D। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, माता पिता अपने कन्याओं यानी लड़कियों, बालिकाओं के प्रति उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। इस विकल्प को देखेंगे, वे उनके लिए यथासंभव सुयोग्य वर ढूंढें, वे उनके लिए व्यवसाय सुनिश्चित करें, या वे उनकी रुचि के अनुरूप उन्हें कार्य क्षेत्र चुनने दें, या वे मतलब माता पिता उन्हें गृह कार्य में निपुण बनाएं। तो आप जब इस
पाठ्यांश को पढ़ेंगे तब उसमें इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, जो पाठ्यांश पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसके अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ माता पिता को बाध्य होना चाहिए कि वे अपनी कन्याओं को अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुरूप कला, व्यवसाय आदि की ऐसी शिक्षा पाने दे जिससे उनकी शक्तियाँ विकसित हो सके और वे इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रों में कार्य भी चयन कर सके। यानी इस विकल्प में कौन सा होगा? तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा सी होगा, यानी तीसरा होगा। वे कौन? माता पिता उनकी रुचि के अनुरूप उनका कार्य क्षेत्र का चुनने दे या चुनाव करें, उन्हें अवसर दें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर, जैसा कि प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें भी यह अनसीन पैसेज है, पाठ्यांश है, इसको आप लोग पढ़ के इसका जवाब देंगे। इसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है लेखिका मातृत्व को स्त्री विकास की चरम सीमा किन शर्तों पर मानती है। प्रश्न को पढ़ के उसके विकल्प को भी पढ़ेंगे, फिर हम पाठ्यांश से जो है उसका सही जवाब देंगे। जब स्त्री के जीवन का एकमात्र उद्देश्य माँ बनना हो, बी दिया है यानी दूसरा। जब स्त्री त्याग भाव से माँ बनना चाहती हो, तीसरा दिया है। जब स्त्री स्वेच्छा से माँ बनने का निर्णय ले, चौथा दिया है। जब स्त्री देश सेवा हेतु माँ बनने का निर्णय ले। तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में है, यानी कैसे? परंतु यह कर्तव्य उसके मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों के तोलकर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का तीसरा होगा, यानी यहाँ सी होगा। कौन सा तीसरा? जब स्त्री स्वेच्छा से माँ बनने का निर्णय ले, यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें भी पाठ्यांश से प्रश्न है। जैसा कि हमने बताया 1 से 5 तक के जो प्रश्न होंगे वह अनसीन पैसेज से होंगे, उसी से आपको जो है उस प्रश्न का सही जवाब देना होगा। इसमें दिया है कि लेखिका के अनुसार निम्न में कर्तव्य का प्रमुख लक्षण है। विकल्प देखेंगे, स्वेच्छा से स्वीकृत कार्य, या बी किसी के निर्देश से किया गया कार्य, या सी बाध्यता के कारण किया गया कार्य, या डी दिया है चौथा आधिकारिक तौर से किया गया कार्य। हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हल कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें दिया है कि स्त्री के लिए परंतु यह कर्तव्य उसकी मानसिक शारीरिक शक्तियों को तोलकर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा? ए होगा। स्वेच्छा से स्वीकार्य कार्य जो है लेखिका के अनुसार निम्न में कर्तव्य का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में भी पाठ्यांश दिया हुआ है। इसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा परवश का समानार्थी शब्द है। यहाँ ध्यान रखेंगे, परवश का समानार्थी शब्द यानी समान जो अर्थ देता है वह कौन सा शब्द होगा। विकल्प दिया है अधीन, स्वेच्छा, स्वतंत्र, अभिभूत। आप लोग ऐसे भी सामान्य सा प्रश्न है, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। आप लोग इस पाठ्यांश को पढ़ के भी इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इस पाठ्यांश को। स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है, परंतु यह कर्तव्य उसे अपनी मानसिकता तथा शारीरिक शक्तियों को तोलकर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, परवश होकर नहीं। यहाँ देख सकते हैं परवश दिया है, यानी इसका एक भावार्थ, इसका अर्थ निकालेंगे तो परवश का क्या होगा? अधीन, यानी अधीन होकर नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ए होगा, 1 होगा, अधीन होकर नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो 1 से 5 तक के ये सभी प्रश्न जो है अनसीन पैसेज से रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऐसे आप ध्यान रखेंगे चंद्रहास। विकल्प दिया है भाला, तीर,
तीसरा तलवार, चौथा धनुष बाण। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? तीसरा होगा, तलवार, यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो काफ़ी सामान्य सा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा से जब भी प्रश्न आते हैं तो ऐसे रचनाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह जो है दिया होता है। तो विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे कि विनय पत्रिका जो है किसकी रचना है? तुलसीदास की है। किसकी है? तो तुलसीदास की है। तो प्रश्न नंबर 7 की जो सही उत्तर होगा सी होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे सूरदास। सूरदास की जो प्रमुख रचना मानी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सूर सागर। सूर सागर किसका है? एग्जाम में पूछा जाए तो यह सूरदास की है। दूसरा इनका है साहित्य लहरी। इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन काफ़ी जो महत्वपूर्ण है उसे आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। बी जो दिया है कबीरदास। कबीरदास की जो है बीजक इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें है साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी को जो एक शब्द में कहते हैं वह बीजक कहते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, साखी, सबद, रामायणी, बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। बिहारी की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वह बिहारी सतसई। आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहारी सतसई इसे जो है बिहारी की प्रमुख रचना मानी जाती है। उनकी एकमात्र प्रमुख रचना है बिहारी की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है? मेरी सहेली ने मेरी सहायता की। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये क्या पूछा है? कारक से पूछा है, कारक से प्रश्न आया है। तो मेरी सहेली ने मेरी सहायता की, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे इस वाक्य में ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ने कारक चिन्ह जो है किस कारक का है? तो इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वह ए होगा, कर्ता कारक। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे कर्ता ने कर्म को, आप लोग ध्यान रखेंगे करण से के द्वारा, ये जो है कर्ता कारक है, करण से के द्वारा होता है। उसी प्रकार से संप्रदान को के लिए आपादान से, यहाँ ध्यान रखेंगे अगला आता है आपादान से मतलब अलग होने का जो भाव दिखाता है वह आपादान होता है। संबंध का जो होता है वह का के की रा रे री आदि होता है। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे यह कारक चिन्ह है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 9 में प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न में पूछा है कि सही नहीं है, यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सही है प्रश्न नंबर 9 का। तो यानी आरोह का जो विलोम होता है अवरोह होता है, तो यह सही है। कीर्ति का जो विलोम होता है अपकीर्ति होता है, ये भी सही है। उत्कर्ष का जो विलोम होता है अपकर्ष होता है, यानी सुबुद्धि, यहाँ दिया है जो विकल्प चौथा दिया है सुबुद्धि का जो विलोम होता है असुबुद्धि, तो यह गलत होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, क्योंकि नहीं पूछा है, तो चौथा होगा, डी होगा। सुबुद्धि का जो विलोम होता है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे दुर्बुद्धि होता है। क्या होता है? दुर्बुद्धि। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह चौथा होगा, डी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 10 में पूछा है अत्यल्प में कौन सा संधि है। यानी संधि जब आप लोग पढ़ेंगे, संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर संधि को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आप लोग दीर्घ को, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि को। तो जो अत्यल्प दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा? अति धन अल्प। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे अति धन अल्प। जब भी किसी शब्द में इस प्रकार से आधा जो अक्षर होता है वह दिया हो,
तो क्या कहलाता है, ये जो ऐसे शब्द होते हैं वह यड़ संधि होते हैं, यानी टूटे फूटे जो अक्षर जो है शब्द अक्षर जो वर्णों में जुड़े होते हैं वह यड़ संधि कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, बी होगा, यानी दूसरा होगा। अयादी संधि, अयादी संधि में आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि पावक, क्या पावक, इसका क्या हो जाएगा पौधन अक, क्या होगा पौधन अक जो है पावक, यानी अ और अ से मिलके जब आओ बनता है तब यह अयादी संधि में होता है। और गुण संधि जैसे किसी भी शब्द के ऊपर जब एक कह सकते हैं मात्रा का प्रयोग हो तो वह गुण संधि में होता है। जैसे हम लोग देख लेंगे नरेंद्र, नरेंद्र क्या है, यह इस शब्द में एक मात्रा का प्रयोग है। जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ नरेंद्र, ठीक है, ए मात्रा का, तो यह क्या है, यह गुण संधि होगा। जैसे नर धन इंद्र होगा, ठीक है, तो इंद्र होगा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे अ प्लस ई मिलके ए बनता है। उसी प्रकार से वृद्धि संधि में जो है दो झुंडी होता है, यानी दो मात्रा, जैसे सदैव, यानी आप ध्यान देंगे सदैव इस शब्द में दो झुंडी जो है कि मात्रा ऐसे प्रयोग हुआ है, और नरेंद्र में एक झुंडी का प्रयोग हुआ है। तो यानी ऐसे शब्द जो है गुण संधि होते हैं, वृद्धि में दो, तो यानी सदा धन अयव होता है। क्या होता है, सदा धन अयव जो है क्या कहलाता है, वृद्धि संधि सदैव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार अलग अलग जो आप एग्जाम दिए होंगे उसमें पूछा जाता है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रंगभूमि किसका है, तो आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वह ए है, प्रेमचंद। यानी प्रेमचंद के उपन्यास यानी उनकी रचनाओं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न आता है लेखक रचनाओं से, ठीक है। तो इसका प्रेमचंद की अन्य प्रमुख जो रचना है, जैसा कि आप लोगों को बता देते हैं, गोदान आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी जो उपन्यास है। उसके बाद गबन भी इनका है, किसका है, प्रेमचंद का। गोदान भी है, गबन भी है। रंगभूमि, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, याद भी रख लेंगे, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सभी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण जो रचना है, क्योंकि इसे आप लोग याद इसलिए रखेंगे कि इन सभी से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला हम लोग देख लेंगे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो प्रमुख इनका रचना है, प्रमुख कृति है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता इनकी पहली जो प्रमुख कृति है। दूसरा इनका सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके अलावा भी इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं और हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आप लोग याद रखेंगे। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, पंचतंत्र यह विष्णु शर्मा के, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 11 का ए होगा, पहला प्रेमचंद। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी शुद्ध वर्तनी शब्द, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को आप सभी लोगों को हमने क्लास में विस्तार से बहुत सहज ढंग से हमने बताया था, कैसे शुद्ध वर्तनी शब्दों का चयन कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आया है तो उसे सबसे पहले आप उन शब्दों का उच्चारण करेंगे, फिर उसे देखेंगे, समझेंगे कि क्या उच्चारण करने में यह शुद्ध हो रहा है, शुद्ध उच्चारण हो रहा है। जब शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो वह शुद्ध वर्तनी नहीं होगा। ऐसे भी आप लोग शुद्ध शब्दों का चयन कर सकते हैं। पहला दिया है आकर्षण, यहाँ दिया है आकर्षण, आकर्षण नहीं होता, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण, इस प्रकार होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो है यह विकल्प ए गलत होगा। यहाँ पुनर्जन्म को पूर्ण जन्म दिया है, तो क्या होगा, पुनर्जन्म होता है, तो इस प्रकार होता है, किस प्रकार, इस तरह। तो बी विकल्प सही होगा। इस 12 का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा, सी होगा, यानी आशीर्वाद। यहाँ चौथा दिया है विशिष्ट,
विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट ट होता है, ठीक है, विशिष्ट। ठीक, तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, तीसरा आशीर्वाद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि निम्नलिखित पंक्ति या दिया है काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ध्यान रखेंगे, अलंकार से प्रश्न दिया हुआ है। हरिपाद कोमल कमल से, यह काफी महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि हरिपाद कोमल कमल से, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा वह दूसरा होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ उपमेय उपमान से तुलना किया जाए वह उपमा अलंकार किया होता है, यानी इसमें तुलना की जाती है किससे? उपमेय में उपमान का। तो हम लोग उपमेय उपमान यहाँ इस विकल्प जो हरिपाद कोमल कमल से पंक्ति दी हुई, इससे समझेंगे कि कौन सा उपमेय होता है, कौन सा उपमान होता है। उपमेय जो होता है उसकी तुलना की जाती है किससे? उपमान से। उपमान जो होता है वह बड़ा होता है, यानी कमल जो है उपमान है, इससे तुलना किसकी की जा रही है? हरिपाद की। हरिपाद यानी हरि के पैर की तुलना की जा रही है कि हरि का पैर कमल के जैसा कोमल है। तो कमल क्या होगा? कमल जो है यह उपमान होगा, उपमान हमेशा बड़ा होता है। हरिपाद जो है उपमेय होगा। यह कोमल जो होगा यह एक साधारण धर्म होता है जो इन दोनों के बीच में वो जो समानता या कह सकते हैं गुण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा दूसरा, उपमा अलंकार। ठीक है, अनुप्रास में आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। रूपक में जो है शब्द जो है इसमें विभेद होता है या यानी भेद रहित होता है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जो है एक या एक से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 14, यानी यहाँ ध्यान रखेंगे, विकल्प देखेंगे, सौंदर्य, डाली, सेना और लता। यानी डाली जो बात यहाँ आप ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो इसका संदर्भ होगा डाली, यानी वृक्ष है, वृक्ष की डाली की बात कही जा रही है, तो किसी एक नहीं यानी संपूर्ण डाली की बात होती है, तो यह एक वचन नहीं होगा। सेना यानी सेना भी एक वचन नहीं होगा, क्योंकि सेना जो होते हैं उसमें समूह भी होता है, कई सेनाओं का। ठीक है, लता भी एक वचन नहीं है, तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए होगा, सौंदर्य, प्रश्न नंबर 14 का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, तो ये इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कैंडिडेट इस परीक्षा को देते हैं वो जो अपना आंसर टिक करते हैं, आंसर देते हैं, उनके जो आंसर देते हैं वह यहाँ उल्लिखित होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा है जिस छंद में पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद क्या कहलाता है? यानी वह छंद जो है दोहा कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 जो है, 15 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है। दोहा का जो उल्टा होता है वह सोरठा होता है, इसे ध्यान रखेंगे। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती है वह 11-11 होती है, यहाँ ध्यान रखेंगे। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, इसे ध्यान रखेंगे। यानी दोहा सोरठा दोहा का उल्टा होता है। रोला जो होता है, रोला में 24 मात्राएं होती है। चौपाई में प्रत्येक चरण में, यानी 4 चरण होते हैं, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सामान्य सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब भी छंद से आता है तो पूछे जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जिसमें दिया है वचनामृत, यानी इसे अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो होगा वचन अमृत में कौन सा समास है? विकल्प दिया है तत्पुरुष, द्विगु,
कर्मधारय और अव्ययी भाव समास। यानी प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वह तीसरा होगा, सी होगा, यानी कर्मधारय समास, जिसमें दिया है कि वचन के समान अमृत। यानी जहाँ समान यानी जहाँ विशेष विशेषण की बात हो, जहाँ उपमेय उपमान की बात हो, जहाँ समानता प्रकट हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है। द्विगु समास जो होता है वह संख्यावाची होता है। क्या? संख्यावाची होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक दूसरे के विलोम जो नहीं, संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द होता है, यानी उपसर्ग लगा होता है। तो यह भी आप लोग समास के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि जौहर खुलना। जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ, यानी मुहावरा दिया है जौहर खुलना। विकल्प क्रुद्ध होना, धैर्य टूट जाना, प्रत्यक्ष कार, चौथा भेद का पता लगना। यानी जौहर खुलने का जो सही उत्तर होगा वह प्रश्न नंबर 17 का वह डी, यानी चौथा भेद का पता लगना, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है, पंक्ति दी हुई है। पंक्ति क्या है? और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत हूँ, समर्पित शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यानी विकल्प दिया है वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। यानी इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? तीसरा होगा, श्रृंगार रस। यानी इन पंक्ति में श्रृंगार रस का जो है प्रयोग किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा है? निम्न में किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। यानी क्रिया का जो क्रिया हो रही है वह कर्म के साथ जब होती है, या जिस वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया हो, वह जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह घूम कर आया, विकल्प ए दिया है, यानी वह घूम कर आया, इसमें कर्म नहीं है, यह गलत है। बी दिया है लड़की खेल रही है, तो यह भी गलत है। लड़की किस चीज़ से खेल रही है? यदि दिया होता लड़की गेंद से खेल रही है, तो गेंद जो है कर्म होता है, यानी इसमें कर्म नहीं है, तो ये भी गलत है। बच्चा सो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि सोना जो है वह क्रिया है, कर्म का अभाव है यहाँ। चौथा विकल्प दिया है कि उसने केले खरीदे, यानी उसने कर्ता, केले जो है वह कर्म है, खरीदना जो है क्रिया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चौथा होगा, डी होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सकर्मक क्रिया जो होती है जिसमें कर्म जो है क्रिया के साथ हो, अकर्मक क्रिया में जो है कर्म नहीं होता है। ठीक है, कर्म रहित भी होता है, जैसे बच्चा सो रहा है तो यह अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें दिया है कि इसमें काला विशेषण निम्न में से कौन सा है। यानी प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा उसे हम लोग देखेंगे, सी होगा, तीसरा, यानी विधेय विशेषण। आप लोग ध्यान रखेंगे, विधेय विशेषण क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे, जिसमें कर्म व क्रिया की विशेषता बताई जाए। इसका कर्म और क्रिया की जहाँ विशेषता बताई जाए, कर्म व क्रिया की जिसमें विशेषता बताई जाती है, क्या विशेषता बताई जाती है, वह विधेय विशेषण होता है। जैसे प्रताप सिंह, यह आपका जो है करता हुआ, घोड़ा यह कर्म, काला, काला क्या है? घोड़ा की विशेषता को बता रहा है। काला क्या है? इस घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है? काला है। यानी तो यह कौन सा होगा? विशेषण, यानी विधेय विशेषण होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन? प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, खुशहाली। खुशहाली जो है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूरी जो है, मजदूर जो होता है वह जातिवाचक होता है, क्योंकि मजदूर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कही जा रही है,
उस आदमी, पुरुष, महिला के जो कार्य करते हैं उन्हें उनके ग्रुप, उनके समूह को मजदूर कहा जाता है। उनकी जो भाव होती है, क्या पैसा कमाना, तो वह मजदूरी हो गया, यानी भाव मजदूरी होता है। तो यह मजदूरी जातिवाचक होगा, शैशव भी होगा, बचपन भी होगा। तो इसमें पूछा नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, कभी कभी नहीं पढ़ते हैं तो गलत जवाब दे देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, पहला खुशहाली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा है? आध्यात्मिकता शब्द किस उपसर्ग प्रत्यय से बना है? आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने क्लास में बहुत विस्तार से, बहुत सहज भाव से उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा को देते हुए उसे समझाया था, पढ़ाया था। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, यानी यहाँ भी बता देते हैं कि किसी शब्द के जो पूर्व में शब्दांश जुड़ते हैं, यानी पहले जो जुड़ता है वह उपसर्ग होता है, जो बाद में जुड़ता है उस शब्द के तो वह क्या कहलाता है? वो प्रत्यय होता है। तो इसमें आध्यात्मिकता में दोनों पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है। तो विकल्प देखेंगे, ए दिया है अधि इक ता, बी दिया है आधि और इक और ता, तीसरा दिया है आद्य क और ता, चौथा दिया आ ई और कता। यानी आध्यात्मिकता को जो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? अधि, पहले क्या उपसर्ग लगा? अधि, फिर इक लगा है, क्या लगा? मिकता में क्या लगा? इक लगा है, फिर ता। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला होगा, ए अधि इक और ता आध्यात्मिकता में उपसर्ग और प्रत्यय से यह बना शब्द है। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वह तत्सम शब्द कहलाता है। पंख क्या है? पंख तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द, तो यह गलत होगा। गर्मी क्या है? यह भी तद्भव शब्द होगा। गर्मी का ग्रीष्म होता है, क्या होता है? गर्मी का ग्रीष्म होता है। ग्रीष्म क्या है? यह तत्सम शब्द होता है। गर्मी तद्भव शब्द होता है, ठीक है। सी दिया है, यानी तीसरा पंक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंक्ति जो है। पंगत, पंगत तद्भव होता है पंक्ति का। तो ये प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा, सी होगा, पंक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछा है जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा न की गई हो या न की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, यानी पार्ट ए भाषा का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग शब्द को पूछा है। पुल्लिंग, प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, गुट जो है यह पुल्लिंग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो समिति है, समिति, कक्षा और बैठक, ये तीनों आपका स्त्रीलिंग होंगे। कौन सा? स्त्रीलिंग होंगे। और इसमें जो गुट होगा यह आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी बी दूसरा पुल्लिंग होगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सीयूईटी बीएड 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट ए का हमने हल कराया, आप लोगों को समझ आया होगा। इसका जो पीडीएफ है, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।